MTAR एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो न्यूली लिस्टेड ज़रूर है, लेकिन ये कंपनी काफ़ी पुराने टाइम से काम कर रही है। वहीं अगर हम बात करें जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, वहाँ पर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर काफ़ी कम है एज ऑफ नाउ की अगर बात करें। ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये आपको कई सारी चीज़ें बता रही है, यानी किस किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है या फिर अपनी सर्विसेज देती है। यहाँ पर आपको कुछ मिसाइल देखने को मिलेंगे या फिर बात करें आपको एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, तो समझने वाले हैं कंपनी काम क्या करती है। यहाँ से कंपनी जो बनी थी 1970 में बनी थी, इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हो। तब से कंपनी काम कर रही है, लेकिन लिस्ट कब हुई थी? पिछले साल। उसके बाद ये कंपनी जो बनाती है मैन्युफैक्चरिंग वेरियस मशीन इक्विपमेंट, एक तो इनका काम किया है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेयर पार्ट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर स्पेस के लिए बात करें, एरोस्पेस के लिए, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए ये कंपनी बनाती है स्पेयर पार्ट। तो आप कुछ आइडिया लगा होगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये इस कंपनी का जो सेगमेंट है, मेन 3 सेगमेंट है। न्यूक्लियर सेगमेंट, उसके बाद स्पेस एंड डिफेंस, और उसके बाद क्लीन एनर्जी। और वहाँ से कितना रेवेन्यू आता है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये चीज़। और उस इन तीनों को अगर ऐड ऑन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो डोमेस्टिक सेल जो आई है वो है 45% जो इस कंपनी के आती है डोमेस्टिक सेल से आती है इसका जो रेवेन्यू, और बाकी जो आता है वो एक्सपोर्ट से आती है। यानी यहाँ पे और क्या समझ में आ गया कि कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। एक और चीज़ और समझ में आ गई। आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर जो है आपको कई सारी चीज़ें बता देगी, यानी कि न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस और क्लीन एनर्जी। ऐसे अगर हम सबसे पहले ये समझ लें, सिर्फ नाम पढ़ के आगे बढ़ें या फिर इनको सोचें ज़रा, इस सेक्टर में कितनी ही कंपनी काम करती है और कितने ही उनमें से अच्छे हैं और उनमें से कितनी कंपनी लिस्टेड है। ऐसे में बड़े ही रेयर कंपनीज आपको मिलेंगी, इसलिए ये कंपनी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल काम करती है। ऐसे में अगर हम बात करें 18 से लेकर अभी तक का अगर बात करें, ये डेटा आपके सामने है कि न्यूक्लियर पावर से रेवेन्यू कितना आया है वो आप देख सकते हैं। 18, फिर उसके 19 में थोड़ा डिप, 20 में डिप, और उसका 21 में कितना बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। देन उसके बाद ये तो अभी 22 बन ही रहा है। तो कुल मिला के हर सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आया है। वहीं अगर स्पेस एंड डिफेंस की बात करें, जो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी अगर हम बात करें रिसेशन नहीं आता, हमेशा डिमांड में ही रहता है ये, इसमें कुछ नया होता ही रहता है और ऐसे में ये कंपनीज की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। स्पेस एंड डिफेंस के बाद क्लीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 18, 19, 20 और अभी तो बन ही रहा है। तो अगर आपको कहीं छोटी मीनारें दिख रही हैं तो इस सेगमेंट में, अदरवाइज़ ये दोनों में तो भरपूर डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। अदरवाइज़ देखा जाए तीनों सेक्टर में, तो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कम कंपनीज काम करती हैं और ऐसा भी नहीं कि इस सेक्टर में कोई भी कंपनी ईजिली आ जाती है और कोई भी कंपनी निकल जाती है। बहुत अलग सेगमेंट है अगर देखा जाए। ऐसा नहीं कोई FMCG सेक्टर है, अचानक से कोई चिप्स की दुकान खोली और उसके बाद या फिर एक ब्रांड बना दिया, कंपनी बना दी और सीधा एंटर हो गए, ऐसी ये कंपनी है नहीं। इसके बाद बात करें इस कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन से, वो आप देख लीजिए, बड़े यूनिक हैं। और ये बात करें या फिर ये कहें सभी मैक्सिमम लोग तो जानते हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस से इसके जो अगर क्लाइंट्स की बात करें जो एग्जिस्टिंग है, सबसे पहले नाम तो आपने सुना होगा DRDO, ये है इनके क्लाइंट। उसके बाद HAL, बहुत कॉमन नाम ले रहा हूँ, HAL ये आपने सुना होगा, GE सुना होगा, टाटा सुना होगा, और उसके बाद राफेल, ये है कुछ कॉमन। अदरवाइज ये सारे नाम आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो इस सेक्टर के। न्यूक्लियर पावर सेगमेंट की बात करें, ये भी आपके सामने लिखे हैं। और स्पेस की बात करें, इसरो किसने नहीं सुना होगा इंडिया में रह के, या फिर इंडिया में ना भी रहते हो तब भी अगर कोई ज़रा सी इंटरेस्ट होगा साइंस वाइंस में, तब भी इसरो का नाम सबने सुना। तो ये उनके मेन क्लाइंट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑलमोस्ट मोनोपोली के साथ काम करते हैं या फिर वही है। तो इस तरह से अगर हम बात करें क्लीन एनर्जी में और अगर बात करें ऑयल एंड एनर्जी में, तो ये है इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट। और रिसेंट में इन्होंने कौन से न्यू कस्टमर एड ऑन किए हैं तो वो भी आप देख लीजिए आपके सामने। हर एक सेक्टर वाइज हो सकता है आप इनमें से किस को जानते हैं, या फिर आप डेफिनेटली इस वीडियो के बाद समझिए कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग रन के लिए, कौन से क्लाइंट हैं, कैसी कंपनी काम करती है। अदरवाइज आधी चीज़ें तो हम आपके सामने लेके आ ही रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इन क्लाइंट के बेसिस पर इस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे थे पिछले 4 क्वार्टर के, यानी 2021 में, वो आपको यहाँ पे देखेंगे। मार्च की बात करें दिसंबर तक का 69 CR, ऑल नंबर CR, तो ये थी उसकी सेल्स। वो बढ़ते बढ़ते 78, बीच में 91 हो गई थी और इसमें 78, तो कुल मिला के वहाँ से ऊपर ही है, लेकिन आपको हल्की सी डिप देखने को मिलती है आखिरी क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30, 40,
बहुत कम, उसका 29 23। तो ये है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हाल। और अदरवाइज बात करें नेट प्रॉफिट 18, 9, 19, 13, तो ये है नेगेटिव नहीं है, लेकिन समझ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी तो देखने को एज ऑफ नाउ मिल ही रही है। इसके बाद अगर बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर दें तो यहाँ पर ईयरली मेजर, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वार्टरली बेसिस पे कैसे कैसे इम्पैक्ट आ जाते हैं, कभी ज़्यादा सेल आ जाती है, कभी वन टाइम डील हो जाती है, कभी वन टाइम डेट हो जाता है, या फिर एज ऑफ नाउ की कंडीशन देखी जाए, कभी कोविड आता है, किसी क्वार्टर में कम हो रहा है, कभी किसी के क्वार्टर में ज़्यादा हो रहा है। तो हम जो डेटा देख ही रहे हैं वो तो पुराना ही है ना, पिछले 1 साल का। तो ऐसे में अगर हम ईयरली के बेसिस पे देखें 18, 19, 20 और FY21 था, तो पिछले 4 साल का ईयरली का डेटा आपके सामने है। आप इस चीज़ को आराम से देख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। तो ये जो 156 हुआ करता था वो अभी पहुंच चुका है 246। इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें, दिस 99 से ये हो चुका 166, अगेन दिस इज गोइंग अप। उसके बाद EBITDA की बात कर लें, 31 से ये 83 हो चुका है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। और अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, 5 करोड़ के आसपास था, वो हो चुका है अभी 46। तो किस तरह की जंप है आप यहाँ 5 से 46 देख सकते हैं। बाकी प्रॉफिट परसेंटेज किस फॉर्म में बढ़ रही है वो भी आप आखिरी लाइन में पढ़ सकते हो। जो 3.5 था वो 18 हो चुका है। चीज़ें आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है। बीच में 21 भी गया था, बट अभी की बात करें अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस मॉडल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लगता है हमें तो एटलीस्ट इसका। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ रेशियोज के फॉर्म में कंपनी को समझने की, तो वो आपके सामने है। रेवेन्यू 18 से लेकर 21 किस CAGR से बढ़ रहा है, 16 बुरा है मेरे हिसाब से, कोई भी इसे बुरा नहीं कहेगा। उसके बाद बात करें EBITDA की बात करें 38, अगेन दिस इज सुपर। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 104% के हिसाब से बढ़ रहा है। ये ईयरली बेसिस पर, कोई हम एक क्वार्टर और अगले क्वार्टर को कंपेयर नहीं करेंगे, वन टाइम डील हो गई। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि मार्जिन बहुत देखना ज़रूरी हो जाता है, उसमें भी आप देख सकते हो 520 BPS के हिसाब से। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा ही है। अदरवाइज इसमें कोई डिप तो आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। EBITDA मार्जिन भी आप देख सकते हो 1370, अगेन दिस इज गुड। और पैट मार्जिन, तो इस हिसाब से देखा जाए पैट में थोड़ा सा बीच में एक डिप मिली है 20 में, अदरवाइज ये भी अच्छे हैं। तो नंबर्स आपके सामने अच्छे ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप कह सकते हो सुपर देखने को मिलेंगे। क्लाइंट बेस आपने देखा से बड़ी सुपर और बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी मोनोपोली काइंड। अब इसरो कोई दूसरा तो है नहीं, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। कैपिटल अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, तो ये भी आप देख लीजिए 18 से लेकर 21 तक का 12, 21 अच्छा जंप हुआ है। 19 अभी 19+ है, तो यहाँ पर भी अच्छा है। ROE की बात करें 2 था और वहाँ से होते होते 13 हो चुका, बीच में 17। लेट्स सी ये कब वापस 17 उससे अब जाता है। जिस तरह से कंपनी काम करती है, आई बिलीव कि ये चीज़ें जानी चाहिए आने वाले टाइम में। और उसका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.03, ये काफ़ी कम है। जो पहले 13 के आसपास था वो भी कम था, अभी कंपनी ने और कम किया है। तो ऐसे में कैश फ्लो की भी बात कर लेते हैं। ये रहा कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से, तो इस बार काफ़ी कम हुआ है, ये आपको देखने की ज़रूरत है एज ऑफ नाउ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके नेट वर्किंग कैपिटल इन डेज़ की बात करें, तो ये रहे। तो ऐसे में देखा जाए इस कंपनी के नंबर्स एज ऑफ नाउ तो अच्छे ही नज़र आए। वीक तो बिल्कुल नहीं है, बिजनेस मॉडल यूनिक है। आगे देखने की कोशिश करते हैं शेयरिंग पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर भी आप ज़रा देखिए, प्रमोटर के पास है 50+। हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। पहले आप ये देख लीजिए, जब कंपनी लिस्ट हुई थी इस नाम से, MTR के नाम से लिस्ट हुई थी, एंड जो इसका IPO का प्राइस था 575 के आसपास है। आज कहाँ है इसका प्राइस, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। आज के दिन इसका प्राइस कहाँ है समझ में आपको ये आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं खरीदना चाहते तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि इसने रिटर्न क्या दिए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में रिटर्न वाली स्लाइड ही नहीं है। 575 का इशू प्राइस था और आज को क्या है, बस आपको ये देख के बताना है। उसके बाद लिस्टिंग प्राइस कहाँ हुआ था, 1078 तक, यहाँ तक बता दिया। लिस्टिंग गेन कितना मिला था आज के दिन चेक करके प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद अब बात करते हैं दिस कि IPO सब्सक्रिप्शन क्या हुआ था, QIB कोटे से कितना भरा था, यानी टोटल जो सब्सक्राइब हुआ था 200 टाइम। तो आप समझ पा रहे होंगे क्यों इतना NIS की बात करें, QIB की बात करें, इतने बुलिश क्यों थे इस शेयर के ऊपर। क्योंकि जिन बातों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो बातें वो पहले से जानते हैं, इसीलिए वो हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे इसमें। तो ऐसे में अगर हम बात करें 50% है एज ऑफ नाउ प्रमोटर की होल्डिंग। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे हम FIs बोलेंगे 26। और अगर हम बात करें
उसके बाद अदर इन्वेस्टर यानी DIs की बात करें 10 के आसपास, बाकी पब्लिक, तो सभी की इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें, हमने देखा FIS DIs का तो इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। कुछ म्यूचुअल फंड है टॉप के। सबसे पहले बात करें इन्वेस्को इंडिया, 4% प्लस की उनकी होल्डिंग है। 4% एक म्यूचुअल फंड की किसी में होल्डिंग करना अच्छी बात है या फिर स्ट्रॉन्ग बात है। SBI की बात करें, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट 2.42, मोतीलाल ओसवाल की बात करें 2+ और एक्सेस की बात करें 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया है या फिर इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो 0.03, 0.02 ऐसा नहीं है। 4%, 2% 2 से नीचे तो कोई है भी नहीं। दीज नंबर आर वेरी गुड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। इसके बाद बात करते हैं इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी रही है। आपने जैसे कि हिस्ट्री देखी, इसकी नंबर्स तो अच्छे थे, ग्रोथ भी आप देख लीजिए कैसे रही है पिछले 1, 3, 5 साल में। यहाँ पर अगर हम सबसे सेल्स ग्रोथ की बात करें 25, 16, 15, मेरे हिसाब से अगर बेसिक जो पैरामीटर हमने रखा है 10 रखा है, उससे कहीं ऊपर है। उसी चीज़ के प्रॉफिट की बात करें 203 5 साल में, 93, 47, तो दीज नंबर आर अगेन वेरी गुड। इनफैक्ट अगर 200 से आप कंपेयर करेंगे 47, इसमें आपको डिप नज़र आ रहा है पिछले 1 साल में। और 1 साल में पिछले क्या क्या नहीं हुआ दुनिया में, दुनिया ही बदल गई है जब से कोविड आया है, तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, हमने देखा कि काफ़ी कम कर दिया। इसके कंपैरिजन की अगर हम बात करें, कैश कितना है, कंपनी के पास 190 CR के आसपास का कैश है और डेट मामूली से 17 CR के आसपास। तो कंपनी जब चाहे तब डेट फ्री हो सकती है, ऑलमोस्ट डेट फ्री ही आप इसे कह सकते हैं। तो फंडामेंटल देखा जाए इस कंपनी के बड़े ही स्ट्रॉन्ग है। उससे ज़्यादा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है और उससे भी ज़्यादा इस कंपनी के पास क्लाइंट बेस है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बाकी आपके सामने इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक हैं वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें हमारी टीम को ज़रा मेहनत लगती है। अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नहीं लगा तो वो भी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश पक्का करेंगे। यहाँ देखने की कोशिश कीजिए आप, डिलीवरी जो आज के दिन उठाई गई 20% पुअर है, बिल्कुल पुअर है। और उसके बाद अगर इंडस्ट्री पीक चल रहा है 29। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख के एज ऑफ नाउ जो बड़े ही हाई प्रीमियम पे चल रहा है 104, यानी अगर कंपेयर करें तो सीधा अगर देखा जाए इस कंपनी का एज ऑफ नाउ कोई डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है, लेकिन उस हिसाब से भी देखा जाए तो 104 के आसपास वहाँ से आपको काफ़ी प्रीमियम पे चल रहा है। डिस्पाइट ये जो रीसेंट का फॉल है उसके बाद शेयर प्राइस भी नीचे आया है, लेकिन जब मार्केट ने रिवर्स दिखाया तो ये भी शेयर पहला दिन था जो पहले दिन ही बड़ी तेज़ी से भागा था। तो ऐसे में अच्छे लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और उसमें एक एंट्री की जा सकती है कि ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा हम बना सकते हैं। EPS देखिए इसका 19+ है, डिविडेंड यील्ड 0.15, ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है। EPS भी ठीक है, ROE, ROC, डेट फ्री, ऑलमोस्ट जब चाहे तो कंपनी हो ही सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कोई वीकनेस तो लगी नहीं। बाकी आपको क्या लगा, इस वीडियो में क्या वीकनेस थी वो आप ज़रूर बता सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी बता करना ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको देखना है कि आज के दिन इसका प्राइस चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच।